ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम कक्षा बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र और आज का प्रकरण, आज का बिंदु जो टॉपिक है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित निबंध लोभ और प्रति। इस निबंध के हमने लेखक का परिचय, निबंध का सार तत्व या सारांश और इसके हम 5 गद्यांशों की पिछले वीडियो में हम व्याख्या कर चुके हैं। आज हम छठा जो व्याख्या की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से जो प्रमुख गद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और हम जिस कंटेंट की विषय वस्तु की बात कर रहे हैं ये है विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। हमारी पाठ्य पुस्तक है प्रतिनिधि निबंध संग्रह। इसमें संकलित ये पहला ही निबंध है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से व्याख्याएं परीक्षा में लगभग हर बार पूछी जाती है, तो कृपया करके बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और विवेचन विश्लेषण करने के उपरांत तत्पश्चात इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई है, अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। जिस स्थिति में भूमंडल के समस्त प्राणी कीट पतंगे से लेकर मनुष्य तक सुखपूर्वक रह सकते हैं, उसके अभिलाषी होते हैं। ऐसे लोग विरोध के परे होते हैं, विरोध से दूर होते हैं। उनसे जो विरोध रखे वे सारे संसार के विरोधी है, वे लोक के कंटक है, वे लोक के कांटे हैं। तो अब हम इस प्रमुख गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ, व्याख्या के 4 सोपान हैं। मैंने पिछले कई वीडियो में व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उनके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, फिर भी मैं रिमाइंडर करता हूँ। व्याख्या के 4 सोपान: संदर्भ, नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 भावार्थ, नंबर 4 कलात्मक सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण या टिप्पणी। तो पहले हम संदर्भ को लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित महान निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित निबंध लोभ और प्रति शीर्षक निबंध से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मनोविकारों पर युग्मक के रूप में भी विचार करते हैं, जोड़े के रूप में। इस क्रम में वे उनके तारतम्य और स्पष्ट अंतर का निरूपण करते हुए उनके भेद प्रभेद आदि की भी चर्चा करते चलते हैं।
इस चर्चा को वे मनोविज्ञान, साहित्य, व्यक्ति, समाज, देश, लोक आदि विषय अनेक संदर्भों से जोड़कर विवेचन को अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार व्यापक फलक प्रदान करते हैं। लोभ और प्रीति शीर्षक निबंध में आचार्य शुक्ल लोभ के एक ऐसे विशिष्ट रूप का वर्णन करते हैं जिसमें लोभी को केवल यह इच्छा होती है कि वह वस्तु सुरक्षित रहे, उसको कोई नष्ट नहीं करे। वे इसको पवित्र लोभ कहते हैं। घर का प्रेम, पुर का प्रेम, देश का प्रेम इसी पवित्र लोभ के क्रम से विस्तृत रूप होते हैं। पर कोई महान आत्मा लोभी इतना निपट स्वार्थी और जबरदस्त प्रार्थी होता है कि उसकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है। उसके प्रेम की गहराई उलट जाती है। उसका अपने घर और पुर की तुलना में अपने देश से अधिक गहरा प्रेम होता है। देश की रक्षा के लिए वह सब कुछ छोड़ सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह लोभ का सर्वाधिक प्रशस्त और साधु रूप होता है, पवित्र रूप होता है, जिसमें घर, पुर या देश के बाहर के लोगों के विरोध की ही आशंका रहती है। अन्यथा यह सर्वदा विरोध रहित और पारस्परिक प्रेम पोषक होता है। तो ये इस अध्यांश का प्रसंग है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत निबंध के आलोच्य में या अनुच्छेद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक परम महान लोभी प्रेमी आत्मा और उसके प्रेम की एक परम आदर्श स्थिति की कल्पना करते हैं। ममत्व, परत्व, अपने पराये का अनुभव आत्मा की संकीर्णता का व्यंजक है। ममत्व और परत्व, मेरा और दूसरे का, अपने और पराये का, ये जो अनुभव होता है ये आत्मा की संकीर्णता का व्यंजक है, सूचक है। इस अनुभव की उपस्थिति में आत्मा का उत्कर्ष संभव नहीं है। ममत्व, परत्व, मैं, मेरा और तू, तेरा जैसे समस्त भेदों के अनुभव से मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर, उनसे ऊपर उठकर यानी ये जो अपने पराये की भावना है, इससे व्यक्ति जब ऊपर उठ जाता है तब क्या है, मैं मेरा की भावना दूर हो जाती है। उनसे ऊपर उठकर जब आत्मा अत्यंत विस्तार और अपरिमिति का अनुभव करती है तो वह अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त होती है। आत्म विस्तार की इस दिव्य मनोस्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति केवल अपने घर, अपने पौर या अपने देश की रक्षा की आकांक्षा तक सीमित नहीं रह जाता है, अपितु उसकी आत्मा समस्त संकीर्ण संबंधों का अतिक्रमण करके मानवता मात्र के विस्तीर्ण क्षेत्र से राग का अनुभव करने लगती है। वो ऊपर उठ जाता है। वह समस्त संसार की रक्षा का आकांक्षी हो जाता है और सर्वे भवन्तु सुखीन सर्वे सन्तु निरामया की भावना उसके हृदय में घर कर जाती है। बल्कि आचार्य शुक्ल तो ये कहते हैं कि उसकी कल्याण कामना मानव जगत से भी आगे बढ़कर समस्त प्राणी जगत तक व्याप्त हो जाती है। यानी हर जीव जंतु पशु पक्षी के प्रति उसकी भावना प्रबल हो जाती है। सबको एक ही रूप का मानता है वो। वह भूमंडल के समस्त प्राणियों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, कीट पतंगों, जलचर थलचर नभचर सबके सुख, सबके मंगल और सबकी सुरक्षा का आकांक्षी हो जाता है, अभिलाषी हो जाता है। ऐसे दिव्यात्मा की ऐसी परम पुनीत, परम सात्विक कामना का विरोध कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा।
ऐसी महत विभूतियाँ सभी के लिए स्वागत योग्य है, समर्थनीय हैं एवं अनुकरणीय होती है। उनका क्या है, अनुकरण करना चाहिए, उनका कोई विरोधी नहीं होता है। यदि कुछ ऐसे अविवेकी और खल व्यक्ति है जो उनका भी विरोध करते हैं, उनके परम सात्विक, परम पुनीत आचरण और व्यवहार का सक्रिय समर्थन न करके उसमें बाधा डालते हैं। बाधा डालते हैं तो आचार्य शुक्ल के अनुसार ऐसे लोग केवल उन महान विभूतियों के नहीं अपितु सारे संसार के विरोधी है। पूरे संसार का वो विरोधी हो जाता है ऐसा व्यक्ति। सारे संसार की सुख शांति सुरक्षा के विरोधी हैं। वे ऐसे कांटे हैं जो अपने देश से लोक मंगल या लोक की मंगल उन्मुखी गति को अवरुद्ध कर देते हैं। वे लोक के शत्रु है, लोक के कांटे हैं। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ हो गया। अब हम इस पर टिप्पणी या इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लोक मंगल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समस्त चिंतन का केंद्रीय मूल्य है। मनोविकारों के विवेचन को वे समाज और लोक का संदर्भ देकर निबंध में लेखकीय व्यक्तित्व का अंतर्भाव करते हैं। दूसरी ओर सारे विवेचन को लोक मंगल की ओर मोड़कर वे अपने परम प्रिय केंद्रीय मूल्य में अपनी आस्था की पुष्टि करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नैतिकता और मूल्य दृष्टि लोगों के आचरण और व्यवहार का, लोगों का बड़ा निर्भीक और निर्णायक मूल्यांकन भी करती चलती है। सद असद का स्पष्ट विवेक उनके चिंतन का एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। और प्रस्तुत गद्यांश में तत्सम, तद्भव और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। और साथ साथ में लेखक अपनी बात को पुष्ट करने के लिए लोकोक्तियाँ और मुहावरों का खूब प्रयोग करते हैं। जैसे उन्होंने इस में लिखा भी है, लोक के कंटक, यानी जनसमूह के वो कांटे होते हैं, शत्रु होते हैं। अब हम अगला जो पद्यांश है उसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो 7वां इसका जो मार्मिक गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं। धन का। धन का जो लोभ मानसिक व्याधि या धन का जो लोभ मानसिक व्याधि या व्यसन के रूप में होता है, उसका प्रभाव अंतःकरण की शेष वृत्तियों पर यह होता है कि वह अनभ्यास से कुंठित हो जाती है। जो लोभ मान अपमान के भावों को, करुणा और दया के भाव को, न्याय अन्याय के भाव को, यहाँ तक कि अपने कष्ट निवारण या सुख भोग की इच्छा तक को दबा दे, वह मनुष्यता कहाँ तक रहने देगा। तो ये गद्यांश है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। सॉरी, ये हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम अगला जो गद्यांश है, खैर कोई ख़ास बात नहीं है, ये गद्यांश है प्रेम का दूसरा रूप।
प्रेम का दूसरा स्वरूप वह है जो अपना मधुर और मनोरंजनकारी प्रकाश जीवन यात्रा के नाना पथों पर फेंकता है। प्रेमी जगत के बीच अपने अस्तित्व की रमणीयता का अनुभव आप भी करता है, आप स्वयं भी करता है और अपने प्रिय को भी कराना चाहता है। प्रेम के दिव्य प्रभाव से उसे अपने आसपास चारों ओर सौंदर्य की आभा फैली दिखाई पड़ती है, जिसके बीच वह बड़े उत्साह और प्रफुल्लता के साथ अपना कर्म सौंदर्य प्रदर्शित करता है। वह प्रिय को अपने समग्र जीवन का सौंदर्य जगत के बीच दिखाना चाहता है, यहाँ तक। अब हम इसका सप्रसंग इसकी व्याख्या करेंगे। तो पहले हम इसका प्रसंग देखते हैं, वो संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रचित या लिखित निबंध लोभ और प्रीति से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मनोविकारों पर युग्मक के रूप में भी विचार करते हैं। इस क्रम में उनके तारतम्य और स्पष्ट अंतर का निरूपण करते हुए उनके भेदों, प्रभेदों आदि की भी चर्चा करते चलते हैं। विस्तृत चर्चा में वे मनोविकार विशेष के विविध रूपों और उसकी विविध भंगिमाओं का भी वर्णन करते हैं। इस चर्चा को मनोविज्ञान, साहित्य, व्यक्ति, लोक, धर्म आदि विषयक विविध संदर्भों से जोड़कर विवेचन को अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार व्यापकता प्रदान करते हैं। लोभ और प्रीति शीर्षक निबंध में आचार्य शुक्ल प्रेम के दो रूपों की चर्चा करते हैं, और दो रूप ये हैं एकांतिक अथवा अंतर्मुख प्रेम। एकांतिक अथवा अंतर्मुख प्रेम और दूसरा लोकबद्ध प्रेम। एकांतिक प्रेम प्रेमी को लोक के अन्य सभी कर्म क्षेत्रों में व्रत करके केवल प्रेम का रूपी दो प्राणियों की छोटी सी दुनिया में अनुरक्त और बंद कर देता है। यह प्रिय पक्ष के प्रबल राग में जीवन के शेष सभी पक्षों के पूर्ण विराग की स्थिति है। भक्ति मार्ग में गोपी कृष्ण प्रेम में यह रूप उपलब्ध होता है। प्रेम का दूसरा रूप बहुत व्यापक होता है। वह लोक जीवन के नाना कर्म क्षेत्रों से संबद्ध और उनमें व्याप्त रहता है। अब हम ये इसका प्रसंग इतना बड़ा है, काफ़ी धीर हो गया है, खैर, लेकिन हमें पूर्ण रूप से इस गद्यांश को अच्छी तरह समझना है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं, जो कि व्याख्या का तीसरा सोपान है। प्रस्तुत गद्यावतरण में या निबंध में
या आलोच्य अनुच्छेद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम के इसी रूप का लालित्यपूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही सुंदर, लालित्यपूर्ण यानी सुंदर विवरण। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम एक दिव्य वस्तु है, एक दिव्य वस्तु है। वास्तव में वे उसकी दिव्यता भव्यता से अभिभूत है, प्रसन्न है। प्रेम की शक्ति दिव्य है, उसका प्रभाव दिव्य है। वह सौंदर्य, आनंद, उत्साह, प्रफुल्लता का स्रोत है। वह संजीवन रस है। आचार्य शुक्ल के अनुसार मानव जीवन एक यात्रा है, एक लंबी यात्रा है, दीर्घ यात्रा है, जो नाना पथों से गुजरते हुए संपन्न की जाती है। सुख, दुख, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, भीषण, सरस, कोमल, कठोर, अंधेरे, उजाले आदि से युक्त तरह तरह के रास्तों पर चलकर मनुष्य की वह यात्रा संपन्न होती है। कई तरह के क्या है मोड़ आते हैं प्रेम के रास्ते में। लेकिन जब प्रेम लोक जीवन के नाना कर्म क्षेत्रों से संबद्ध हो जाता है, जुड़ जाता है, तो जीवन माधुर्य और आनंद से भर उठता है। प्रेम का प्रकाश यात्रा पथ के अंधेरे को विदीर्ण कर देता है, दूर कर देता है, हटा देता है। उसके दिव्य आलोक, उसके पवित्र प्रकाश से प्रेमी का जीवन पथ जगमगा उठता है, प्रकाश व्याप्त हो जाता है जीवन में। जीवन यात्रा सुगम, मधुर, रंजक बन जाती है। प्रेम का प्रकाश जीवन में कर्म और कर्तव्य के मार्ग को प्रशस्त कर देता है। प्रेम के दिव्य प्रभाव में प्रेमी जब कर्म क्षेत्र में उतरता है तो अपने कर्तव्य के दायित्वपूर्ण निर्वाह पर क्षम रीझ जाता है, क्षम मुग्ध हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसको कर्म सौंदर्य से जगमगाती हुई अपना जीवन, अपना अस्तित्व स्वयं ही मोहक और रमणीय प्रतीत होने लगता है। उसकी मोहकता के अनुभव से विभोर होकर वह उसके सौंदर्य का आस्वादन अपने प्रिय पात्र को भी कराना चाहता है, ताकि वह भी आनंद विभोर हो उठे और उस पर रीझ कर उसको उसके प्रेम का गहरा प्रतिदान दे सके। निश्चय ही प्रेम का प्रभाव दिव्य है, पवित्र है। उसके लोकोत्तर प्रभाव से प्रेमी की आत्मा की संकीर्णता, उसके समस्त कलमश एवं असौंदर्य का निवारण हो जाता है, जिससे उसकी दृष्टि में विमलता की ज्योति, निर्मलता की ज्योति और चेतना में पुलक का सद्भाव हो जाता है। ऐसे में उसके आसपास चारों ओर सौंदर्य का दिव्य आलोक फैल जाता है। वह पूरे उत्साह और उमंग भाव से, हंसी खुशी के साथ, निस्वार्थ भाव से परार्थ में, लोक संग्रह में, अपने कर्तव्य पालन में प्रवृत्त होकर अपना कर्म सौंदर्य प्रदर्शित करता है। प्रेम के दिव्य प्रभाव से उसका पूरा जीवन बाहर भीतर दोनों ओर से सुंदर हो जाता है। उसका व्यक्तित्व मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर के गुणों से विभूषित हो जाता है, पर वह अपना यह जीवन सौंदर्य अपने प्रेम पात्र को एकांत में प्रेमी प्रेम का की छोटी सी बंद दुनिया में दिखाकर आकर्षित और प्रभावित नहीं करना चाहता। वह उसको लोक जीवन में कर्म क्षेत्र के बीच प्रदर्शित करके अपने प्रेम पात्र को लुभाना चाहता है, सबको दिखाना चाहता है कि ये है प्रेम की पवित्रता। वे अपने उदात्त विचार, सात्विक आचरण और लोक मंगल परक कार्यों से अपने प्रेम पात्र को तुष्ट, संतुष्ट और मुग्ध करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है, खुश करना चाहता है। वे अपने साहस, शौर्य और पराक्रम से और अपनी धीरता, वीरता, दृढ़ता, कष्ट सहिष्णुता,
प्रीति और करुणा आदि अपने अंतर्बाह्य के गुणों को अपने प्रेम पात्र के सामने लोक जीवन के बीच प्रदर्शित करना चाहता है, क्योंकि वही इनका सौंदर्य पूर्णतया व्यक्त हो सकता है और तभी उसको प्रेम पात्र से अपने प्रेम का पूर्ण प्रतिदान भी मिल सकता है। आचार्य शुक्ल का मत है कि मनुष्य की अंतर प्रकृति में विकसित प्रेम मनुष्य के स्वभाव और चरित्र का स्थायी तत्व बनकर एक दिव्य शक्ति का रूप धारण करता है। इस शक्ति का विलक्षण मंगलकारी प्रभाव होता है। प्रेम की दिव्य शक्ति की रेखा से प्रेमी अपने आचरण एवं व्यवहार से, कर्म और चरित्र से सारे संसार को सुख सौंदर्य से आपूर्त कर देता है। अपने प्रेम पात्र को अपने औदात्य एवं माधुर्य से भर देता है तथा लोक में मंगल का विधान करता हुआ समस्त सृष्टि में सौंदर्य की आभा प्रकाश फैला देता है। अतएव प्रेम निश्चय ही धन्य है। उसका ये लोकव्यापी रूप निश्चय ही दिव्य, परम उज्ज्वल एवं मंगलकारी है। इस प्रेम सौंदर्य के क्षेत्र की व्यापकता में कर्म सौंदर्य, पाक सौंदर्य, भाव सौंदर्य सबका अंतर्भाव हो जाता है। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम इस पर टिप्पणी या इसका कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने निगमन शैली का प्रयोग किया है और प्रस्तुत निबंध के विवेचन के संदर्भ में आचार्य शुक्ल भारतीय साहित्य, भारतीय भक्ति मार्ग और फारसी साहित्य का हवाला देते हुए कई उदाहरण देते हुए वो स्पष्ट करते हैं और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। भारतीय प्रबंध काव्यों की मूल भारतीय प्रबंध काव्यों की मूल प्रवृत्ति लोक जीवन के संश्लिष्ट प्रेम के वर्णन की ओर ही रही है। आदि कवि वाल्मीकि ने राम और सीता के प्रेम का विकास मिथिला या अयोध्या के महलों और बगीचों में नहीं दिखाकर दंडकारण्य के विस्तृत कर्म क्षेत्र के बीच दिखाया है। उनका प्रेम जीवन यात्रा के मार्ग में माधुर्य फैलाने वाला है। उससे अलग किसी कोने में चौकड़ी या आहें भराने वाला नहीं है। उसके प्रभाव में वनचर्या में एक अद्भुत रमणीयता आ गई है। सारे कटीले पथ प्रसून में हो गए हैं। संपूर्ण कर्म क्षेत्र एक मधुर ज्योति से जगमगा उठा है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 100% व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध लोभ और प्रति से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं।
प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोभ और प्रति मनोविकारों पर अपना गहन चिंतन प्रस्तुत करते हुए भारतीय प्रबंध काव्यों की मूल प्रवृत्ति लोक जीवन के संश्लिष्ट प्रेम की बताई है। इसी क्रम में वो कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका भावार्थ हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के अंदर या गद्यावतरण के अंदर या अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतीय प्रबंध काव्यों में यह विशेषता दिखाई पड़ती है कि उनमें लोक जीवन के संश्लिष्ट प्रेम का वर्णन हुआ है, पवित्र प्रेम का वर्णन हुआ है। यह प्रेम गृहस्थ जीवन पर आधारित है और इसमें स्थायी स्वरूप समाया हुआ है। ये प्रेम ना तो टूटता है न दरक सकता है। इस संबंध में आचार्य शुक्ल जी ने स्पष्ट किया कि हमारे आदि कवि वाल्मीकि ने राम और सीता का वर्णन अपनी रामायण में किया है और राम और सीता का प्रेम देख अटूट बंधन है, प्रेम का अटूट बंधन का चित्रण किया है। उस प्रेम के स्वरूप का विकास न तो मिथिला में है और न अयोध्या के महलों व बगीचों में ही दिखाया गया है। इस प्रेम को कवि ने दंडकारण्य यानी वन में चित्रित किया है, वन में दिखाया गया है। दंडकारण्य के विस्तृत कर्म क्षेत्र के मध्य दिखाया है। कहने का भाव यह है कि राम और सीता के बीच जो प्रेम का प्रसार हुआ वह महलों में नहीं बल्कि वन जीवन में अधिक मुखरित हुआ है, विकसित हुआ है। इसलिए उनका प्रेम जीवन यात्रा के मार्ग में माधुर्य फैलाने वाला है, सौंदर्य फैलाने वाला है। राम और सीता अपने वन जीवन में जहाँ पर भी गए और जहाँ से भी गुजरे वहीं उन दोनों के प्रति जनजीवन की प्रेम भावना दिखाई दी। शुक्ल जी ने कहा है कि राम और सीता का प्रेम उनके जीवन की यात्रा मधुरता को विकसित करने वाला प्रेम है। उनके प्रेम में हिम का भाव समाया हुआ नहीं है जो किसी एक कोने में बैठकर प्रेमी और प्रिय एक दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं। राम और सीता के प्रेम में जीवन संघर्ष की चेतना समाई हुई है, इसलिए उसमें माधुर्य है। वे दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। उस प्रेम भाव के प्रभाव से संपूर्ण वन प्रदेश में एक अद्भुत सौंदर्य दिखाई पड़ने लगता है। पूरे वातावरण को क्या है, सुंदर बना देते हैं। इसी कारण वन यात्रा के मार्ग के सारे कटीले पथ पुष्पयुक्त हो गए हैं और संपूर्ण कर्म क्षेत्र पवित्र पावन प्रेम की ज्योति से जगमगा उठा है, प्रकाशमान हो गया है। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय प्रबंध काव्य की मूल प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है तथा शुक्ल जी ने राम और सीता के प्रेम का उदाहरण देकर उनके प्रेम का विकास वन मार्ग में बताकर लोक जीवन की मंगलमयी भावना की ओर संकेत किया है। और प्रस्तुत अवतरण की भाषा परिष्कृत शब्दावली से युक्त, प्रभावपूर्ण, सरल, सुबोध और लेखक और निबंध के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। धन्यवाद, नमस्कार। आज इतना ही, आगे अगले वीडियो में हम चर्चा करें।